समसमानय विनोक्त एवं तद्गुण इन चार नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो मम्मट ने। किस आचार्य ने की है? मम्मट ने। अलंकृत पुनः क्वपि किस की? अलंकृत पुनः क्वपि किसकी उक्ति है? मम्मट की। अलंकारों के 5 वर्ग, सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग और न्याय मूल वर्ग। वर्ग न्याय मूल, वाक्य न्याय मूल और लोक न्याय मूल तथा गुणार्थ प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किए हैं? तो रुय्यक ने। उपमेय प्रकार वैचित्र्यान्य कालंकार ने कालंकार। उपमेय प्रकार वैचित्र्यान्य का अलंकार बीज भूतेति प्रथम निर्दिष्टा कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकारों का मूल माना है? रुय्यक ने। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? शोभाकार मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की है? हेमचंद्र ने। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की है? तो हेमचंद्र। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया है, जिसका अनुशासन रीत काल के अनेक कवियों ने किया है? तो जयदेव। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं विद्याधर। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना किसने की है? विद्यानाथ ने। निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया है? विश्वनाथ ने। कुवलयानंद चित्रमीमांसा वृत्तवर्तिक नामक काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की है? तो अप्पय दीक्षित ने। किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की है? पंडित राज जगन्नाथ। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपक किस आचार्य ने किया है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने। किस आचार्य ने सत्याध्यवासित नामक नवीन अलंकारों की रचना की है? तो पंडित नाथ जगन्नाथ ने। अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षण को मानकर किस आचार्य अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया है? तो है पंडित राज जगन्नाथ ने। मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता हैं तो गोविंद ठाकुर। उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रणेता हैं नागेश। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता हैं वैद्यनाथ। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरुमर्म प्रकार टीका के रचयिता हैं नागेश। नेक्स्ट है अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं विश्वेश्वर पंडित। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका और कवींद्र कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं विश्वेश्वर पंडित। आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ हैं। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दिल, काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी। अलंकार मंजरी किसने लिखा है? काव्य कल्पद्रुम ने। अलंकार मंजूषा लिखा है लाला भगवान दिल ने। अलंकार पीयूष डॉक्टर रमाशंकर रसाल। काव्यालोक काव्य दर्पण किसने लिखा है? पंडित राम दहिन मिश्र ने। नेक्स्ट है काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना, पंडित राम दहिन मिश्र। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर इसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? राजशेखर। काल शोभाकारान धर्मान अलंकारान पश्यते किसका कथन है? आचार्य दंडी का। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणित भंगी का भेद माना है? कुंतक ने। शलाका रस्य काव्यता किसका कथन है? तो कुंतक का। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुण तदतिशय हेत वस्तुअलंकारा। काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और इस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। कथन किस आचार्य का है? वामन का। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? जयदेव ने।
वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया है? तो अनंत ही वग्धिकल्पा तत्प्रकाश एवं चालंकारः आनंदवर्धन ने। किस आलोचक ने अलंकारों को अनंतता का समर्थन किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किसने किया है? तो भरत ने। किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्वित जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? डॉक्टर नगेंद्र। किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्ष पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्ष ही हैं और वह भी अभिनय रस से है? तो मम्मट। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? तो है उद्भट ने। किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक एवं अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की है? आचार्य मम्मट ने। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता हैं तो गंगादास। तद 200 शब्दार्थो सगुणावन्ना कृति पुनः क्वपि किसका कथन है? मम्मट का। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभाकारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? तो वामन ने। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो आनंदवर्धन ने। तमथ वलंबते एंगिन ते गुणः, तमथ वलंबते एंगिन ते गुणः स्मृतः उक्त किसकी है? आनंदवर्धन की। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? 10। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। दांडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। किस आचार्य ने गुणों के शब्द और गुण के विभक्त कर किस आचार्य ने गुणों को शब्द और अर्थ में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? वामन ने। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो 24। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है 3। वामन ने गुणों की संख्या मानी है 20। वामन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 3। आनंदवर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? वह 3। गुण और रस। गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण, श्रृंगार, करुण, शांत। ओज गुण वीर, रौद्र, विभत्स। प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में होता है। गुण के प्रमुख भेद हैं 3: माधुर्य, ओज, प्रसाद। वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो माधुर्य। गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? ओज। पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है? प्रसाद। वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में। भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियाँ हैं? 3: उपनगरिका, परुषा, कोमला। भारतीय काव्यशास्त्र में कितने नाट्यवृत्तियाँ मानी गई हैं? तो 4: भारती, सत्यवती, कौशिकी, आर्भटी। वृत्ति और गुण। उपनागरिका माधुर्य गुण, पुरुषा ओज गुण, कोमला प्रसाद गुण। वृत्ति और रस। वृत्ति और कौन सा रस रहता है ना? उपनागरिका श्रृंगार, हास्य, करुण। परुषा वीर, रौद्र, भयानक। कोमला शांत, अद्भुत, विभत्स। श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो वैदर्भी। रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो गौड़े। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो वामन ने। नेक्स्ट है कि गुण विपर्यात्मनो दोषः, गुण का विपर्य दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? तो वामन ने। उद्वेगजनो दोषः, काव्य स्वाद में उद्योग पैदा करने वाला तत्व दोष है, कथन है अग्नि पुराणकार का। रसापकर्षो दोषते पुनः पंचधामातः पदे तदंशे वाक्ये अर्थ संभवति रसे अपि। मूल रूप में रस और गुण रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार करने वाले तत्व, अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। कथन किसका है? विश्वनाथ का। आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं? 10। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन,
और भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोचित, विसंधि, विषम, शब्दच्युत। कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था? जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा है लाटानुप्रास। लाटा का अर्थ गुजरात है। गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? तो 10। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया है? 20। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? 70। काव्य का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? भारतकृत नाट्यशास्त्र में। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? 5। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष। नेक्स्ट है काव्य दोष मम्मटा अनुसार दोष और संख्या। पद दोष 16, पदांश दोष 22। मम्मट के पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है। मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोष शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष का उल्लेख किया है। अर्थ दोष 23, रस दोष 14, कुल 76 दोष। नाट्यवृत्ति और रस। नाट्यवृत्ति कौन सा रस रहता है? तो भारती में करुण और अद्भुत, शतवती में वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण, श्रृंगार में अल्प मात्रा में रहता है। कौशिकी वृत्ति में श्रृंगार और हास्य रहता है। आर्भटी में विभत्स, भयानक और रौद्र रहता है। नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है? तो नाट्यशास्त्र में। 10 के स्थान पर 3 काव्यगुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने की है? तो भामा ने। वैदर्भी और गौड़ी नामक काव्यरीतियों के प्रदेशाभिधान, प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? भामा ने। काव्यदर्श, 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता हैं दंडी। काव्यालंकार सार संग्रह। भामा विवरण। भारत के ग्रंथ काव्यालंकार से टीका कुमार संभव के रचयिता हैं उद्भट। उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका है। राजनक तिलक कृत उद्भट विवेक, प्रतिहारेंदु राजकृत लघुवृत्ति। रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया है? तो वामन ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया है? वामन ने। काव्यालंकार सूत्रवृत्त हिंदी भाषा को विस्तृत भूमिका किसने लिखी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। काव्यालंकार सूत्रवृत्त का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? आचार्य विश्वेश्वर ने। किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों का उपमा का प्रपंच माना है? तो वामन ने। नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीय, परकीय और समस्या का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? तो रुद्रट ने। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रुद्रट ने। ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? तो आचार्य विश्वेश्वर ने। ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने की है? तो डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने। अभिनय गुप्त की नाट्यशास्त्र पर 3 टीका। अभिनय गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनय भारती का हिंदी भाष्य किसने किया है? आचार्य विश्वेश्वर ने। तंत्रलोक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अभिनय गुप्त। धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखा है? तो धनिक ने। कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्त जीवित का हिंदी भाष्य किसने किया है और उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी है? तो क्रमशः आचार्य विश्वेश्वर, डॉक्टर नगेंद्र। औचित्य विचार चर्चा सुब्रत तिलक कवि कंठाभरण के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। किस काव्यशास्त्री ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीका लिखी गई हैं? मम्मटकृत काव्य प्रकाश। मम्मटकृत काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखा है? तो गोविंद ठाकुर ने। साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ। साहित्य दर्पण पर विमला नामक टीका किसने लिखा है? तो शालग्राम शास्त्री। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की है? तो जगन्नाथ ने। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शोभाकर मित्र ने। भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शारदा तनय। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं विद्याधर। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद, अभियोग और अभ्यास। रुद्रट ने
कितने काव्य हेतु माने हैं तो 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं तो 3, लोक, विद्या, प्रकीर्ण। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। कथन किसका है? मम्मट। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों परिस्थिति, काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। कथन किसका है? जगन्नाथ का। आचार्य मम्मट ने कितने दोष का विवेचन किया है तो 76। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने 8वीं शती में रीति काव्य की आत्मा मानते हुए किया। रीतात्मक काव्य, रीत और गुण। वैदर्भी रीत में सभी गुण होते हैं। गौड़ीय रीत में ओज कांति होता है। पंचाली में माधुर्य और सकुमार्य गुण होता है। नेक्स्ट है लोकोत्तर चमत्कारा करि वैचित्र्य सिद्धये। लोकोत्तर चमत्कार करि वैचित्र्य सिद्धये। लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। कथन किस आचार का है? कुंतक का। नेक्स्ट है वग्दग्धे प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। वक्रोक्त से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। कथन किसका है? तो अग्नि पुराण का। ना ही रसादृशे कश्चित दर्श प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? तो भरत ने। किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके 3 भेदों सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग का वर्णन किया है? तो कुंतक ने। संप्रदायवादी प्रमुख आचार्य। रसवादी आचार्य हैं भरत, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, शारदा तनय। अलंकारवादी आचार्य है भामह, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंद्रराज, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित। रीतिवादी आचार्य है वामन। ध्वनवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, रुयक, मम्मट, अभिनय गुप्त, जगन्नाथ। वक्रोक्तिवादी आचार्य है कुंतक। औचित्यवादी आचार्य है क्षेमेंद्र। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया है? राजशेखर ने। व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? 3, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग, चित्र। नेक्स्ट है काव्य रूप। इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक के कितने मुख्य भेद हैं? तो 10, नाटक, प्रकरण और भाण व्ययोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी, प्रहसन। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? 3, गद्य, पद्य, चंपू, गद्य, पद्य काव्य। शब्द, अर्थ, शक्ति। वाचक शब्द, वाच्यार्थ, अभिधा। लक्षक, लक्षार्थ, लक्षणा। व्यंजक, व्यंज्यार्थ, व्यंजना। ये होता है व्यंजना शक्ति होती है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को कहते हैं तो अभिधा। किस शब्द शक्ति को प्रथम या अग्रिम शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है? अभिधा। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ या प्रयोग के कारण यदि उसमें मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीत हो तो उस शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा। लक्षणा के भेद होते हैं तो रूढ़ और प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी गौड़ और शुद्धा। ठीक है, गौड़ के भेद होते हैं शरोपा और सांदवासना। शुद्धा के भेद होते हैं लक्षणा और उपादान। उपादान के भेद हैं शरोपा, सांधवस्था, जबकि लक्षणा के भेद हैं शरोपा, सांदवासना। नेक्स्ट है जब रूढ़ के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्षण को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? रूढ़ि लक्षणा। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? तो प्रयोजनवादी। लक्षणा के मुख्य भेद कितने हैं? तो 2, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो है 12। किस लक्षणा को अभिधा, पुच्छ, भुवा कहते हैं?
तो है रूढ़ लक्षणा को। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? विश्वनाथ ने। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो है 12। अभिधा अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थबोध कराकर शांत हो जाए तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना के मुख्य भेद कितने हैं? 2, शब्दी और अर्थी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रसविरस, उल्टी काट नवीन। पंक्ति किसकी है? देव की है। संस्कृत काव्य शास्त्रों में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया? तो मम्मट ने। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शती में किस ग्रंथ में हुआ है? भरत चित्र नाट्यशास्त्र में। कीरत भणित भूल भली सोई, सूर्य सरि सम सब कह हित होई काव्य प्रयोजन के संबंध में कही गई। यह उक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की है। किस रचनाकार की है? तो तुलसीदास की है। भावशास्त्र काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो रस संप्रदाय। नेक्स्ट है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास। किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? तो अधम काव्य को। अब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ जाती। यह कथन किसका है? किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? 2, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध किस निर्वाह और सापेक्ष रचना को कहते हैं? प्रबंध को। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं? मुक्तक। नेक्स्ट है साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ है? 7वीं 8वीं शती में। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वाङ्मय। रस का विरोध किस आचार्य ने किया था? तो भामा ने। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। धर्म यशस्य मनुष्याम हित बुद्धि विवर्धनः लोकोपदेश जनः नाट्यमेवद भविष्यति कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना है? भरत मुनि ने। धर्म कामो मेच्छु वैचच्छव्य कलासु चा करोत कीर्ति प्रीति चा साधु काव्यम निबंधन। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भामा की हैं। गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नाम रीतियों का उल्लेख किसने किया है? तो राजशेखर ने। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? तो है पांचाली। तात्पर्य क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। नेक्स्ट है भामा। नेक्स्ट है कि भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण कहा गया है? तो रस को। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना है? तो हेमचंद्र ने। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया है? तो दंडी ने। वाग्वय दग्ध प्रधानो अपि रस एवात्र जीवितम का सूत्र किसका है? तो अग्नि पुराणकार का। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं? 8। वाच्यता असद का अन्य नाम है रसध्वनि। भरत ने हास रस के कितने भेद माने हैं? तो है 6। असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना है? आनंदवर्धन ने। कुंतक ने वक्रोक्त के भेद व उपभेद माने हैं 6 भेद 41 उपभेद। हेतुर ने तू हेतुवाह किसने कहा है? हेतुर ने तू हेतुवाह किसने कहा है? मम्मट ने। रमणीय, अनुभूत, उक्ति, वैचित्र और छंद इन तीनों का समांजित रूप कविता है। कथन किसका है? नगेंद्र का। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को
अधम काव्य अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा। जगन्नाथ जनश्रुत के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो नंदकेश्वर। भरत ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है। 8 स्थायी भाव, 33 व्यभिचारी भाव और 8 सात्विक भाव। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद, अवस्था अनुसार संयोग वियोग, अभिनय की दृष्टि से वचनात्मक, वेशात्मक, क्रियात्मक, पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार। धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए हैं, आयोग, विप्रयोग, संभोग। भरत ने करुण रस के 3 भेद किए हैं, धर्मोपाद्यातज, अर्थ पंचोयोद्भव, शोक कृत आदि। नेक्स्ट है, भरत द्वारा भयानक रस के भेद हैं 3, त्याजजन्य या कृत्रिम, अपराधजन्य या वित्राशितक। नेक्स्ट है, भरत द्वारा रौद्र रस के भेद हैं तो 3, आंगिक, वेशात्मक, वचनात्मक। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद हैं 2, दिव्य और आनंदज। भरत द्वारा विभत्स रस के भेद हैं 2, शुद्ध या क्षोभच्छ, अशुद्ध या उद्वेगी। काव्य ग्रह अलंकारात् सूत्र किसका है? वामन का है। सौंदर्य अलंकार कथन किसका है? वामन का। काव्य शोभायाः कर्तारोः गुणाः तद अतिशय हेतौ। काव्य शोभाया कर्तारो गुणः तदतिशय हेतवः अलंकारः कथन किसका है? वामन का। रस के संबंध में भरतपूर्व 2 परंपराएं पाई जाती हैं। एक है द्रुहिण अर्थात ब्रह्मा की और दूसरी है वासुकी। द्रुहिण 8 रस मानते थे एवं वासुकी 9वां शांत रस भी मानते थे। नेक्स्ट है, अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? तो रुद्रट ने। का भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम और उसका वेश उज्ज्वल बताया है। आचार्य भरत ने काव्य हेतु किससे माना है? तो प्रतिभा को। काव्य हेतु के संदर्भ जातु काश्यश्चित प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? भामा की है। एत एव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तितः। दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है। कथन किस आचार्य का है? भरत का। इत एव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तितः। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। कथन किस आचार्य का है? वामन का है। गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना है? तो रीत संप्रदाय के अंतर्गत। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। नेक्स्ट है, तद अतिशय हेतौस्तालंकारः। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण और उसको अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं। कथन किस आचार्य का? वामन का। किस आचार्य ने रामायण में करुण रस एवं महाभारत में शांत रस का प्रधान माना है? आनंदवर्धन। रसय नैव जीवित सर्वम काव्यम। काव्य रस के द्वारा जीवित रहता है। कथन किस आचार्य का है? अभिनय गुप्त का। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? भरत मुनि। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है काव्य व्यापार की व्यापकता के कारण। नेक्स्ट है, भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उसके आभास की अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस अलंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की है? उद्भट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस को अनुमत का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुभूति
का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वन के स्थान पर काव्यानुभूति की प्रतिष्ठा की। यह महिम भट्ट। फिर एक बार देखते हैं, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुभूति की प्रतिष्ठा की? महिम भट्ट। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट ने रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार है मीमांसा। नेक्स्ट है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनका सैद्धांतिक आधार। आचार्य सिद्धांत दार्शनिक पीठिका, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट है श्री शंकुक अनुमतवाद न्याय दर्शन है। भरतनाट्य या मुक्ति, भरतनाट्य मुक्ति या भोगवाद, भुक्ति या भोग, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद सांख्य दर्शन। अभिनय गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन है। ग्रंथ और लेखक संगीत रत्नाकर शारंगदेव 13वीं शती, रसारणव व सुधाकर सिंह भूपाल, रसारणव या सुधाकर सिंह भूपाल 14वीं शती। रस प्रदीप का प्रभाकर 16वीं शती, 14वीं शती 16वीं शती है। रस के दो वर्गों सुख कारक दुख कारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने रस को दो वर्गों सुख कारक दुख कारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने करुण भयानक विभत्स और रौद्र को दुखात्मक तथा शेष को सुखात्मक माना है? रामचंद्र गुणचंद्र ने। नेक्स्ट है नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं तो बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है कि रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक हैं हरिऔध। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस की काव्यात्मा घोषित किया? सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मक घोषित किया? विश्वनाथ ने। द्विधा भिन्न स्वभावोक्ति वक्रोक्ति चेति वांग्मय, अर्थात वांग्मय के दो भेद हैं, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। कथन किस आचार्य का है? दंडी का। भामह के समय किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया है तथा वक्रोक्ति को लोक समित वर्तनी विवक्ष अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा है? दंडी ने। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को माना है शब्दालंकार। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रतिभा अस्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्य संस्कार्य, कथन किसका है? हेमचंद्र का है। हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होता है, काव्य का हेतु माना। प्रतिभा अस्य हेतु व्युत्पन्नभ्यास्यो संस्कार्यः। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप, कथन किस आचार्य का है? मम्मट का है। सह प्रतिभा काव्यम घटनानुकूल शब्दार्थो परिस्थिति, काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। कथन किसका है? जगन्नाथ का है। गुरु उपदेशा अध्येतु शास्त्र जड़ धियो उपाल्यम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित्तं प्रतिभावते। शास्त्र पठन पाठन द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। कहकर सर्वप्रथम किस आचार्य काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित की है? भामह। नेक्स्ट है रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है 3, शक्ति और व्युत्पत्ति अभ्यास। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शस्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना है? दंडी ने। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना है, किंतु इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है? दंडी। किन आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है? हेमचंद्र, वांग भट्ट द्वितीय, जयदेव, जगन्नाथ आदि।
किस आचार्य ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है? तो हेमचंद वाग्भट द्वितीय, जयदेव जगन्नाथ। किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य में हेतु माना है? तो आनंदवर्धन ने। रमणीय अनुभूति, उक्त वैचित्र और छंद, इन तीनों का समर्पित रूप ही कविता है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। राजशेखर ने रस का प्रतिपादन किसे माना है? नंदकेश्वर को। केशव मिश्र 16वीं शती ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना है? तो सौद्योदनी को। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। काव्यमाला बम्बई निर्णय सागर का संस्करण और 12 काशी संस्कृत सीरीज काशी चौखंबा का संस्करण। इसमें क्रमशः 36 और 37 अध्याय हैं। भरत मुनि ने कितने रस, कितने दोष, कितने गुण और कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? क्रमशः 8 रस, 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार। मुक्त लोकोस्वभावेन रसैश्च शकलैः पृथक्ः। उक्त किस आचार्य की है? तो भामह की। शब्दार्थों सहित काव्यम। काव्य की इस परिभाषा में दोष है अतिव्याप्ति दोष। पाश्चात्य काव्यशास्त्र। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। गुलामी मनुष्य से भी भयावह है। कथन किसका है? प्लेटो का। आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की है? प्लेटो ने। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्रत्यय जगत को। वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का प्रकार। कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। कला को अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय किसे है? प्लेटो को। कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यात्व का आरोप कर किसने कला को हे माना है? प्लेटो। कला के अनुकरण मूलतः के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष है कलागत सृजनाशीलता की अवहेलना। प्लेटो ने काव्य हेतु माना है ईश्वरीय उन्माद, दैवी प्रेरणा को। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं? तो प्रत्ययवादी। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण है विधेयात्मक या मानकीय। कला के मूल्य का प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है उपयोगिता और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: अनुकरण, प्रहसन और दुखात्मक नाटक। नेक्स्ट है वर्णात्मक, डिथिरैव्य प्रगति। मिश्र है काव्य महाकाव्य जैसे होमर के इलियड और ओडेसी। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो मकदूनिया के स्टागिरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ज्ञान की सभी शाखाओं में आपात गति ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत किसका है? अरस्तु का। अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र से मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो दुखांत त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो 3: माध्यम, विषय, पद्धति। दुखांत ऐसे कर्म व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार कलात्मक अलंकरणों से विभूति हो, जो
कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। दुखात्मक त्रासदी की यह परिभाषा किसने दी है? अरस्तु ने। अरस्तु ने दुखात्मक के 6 अंग माने हैं। कथानक, चरित्र, तीसरा है पद योजना, चौथा है विचार, पांचवा है दृश्य, छठवां है गीत। इनमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम हैं। दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखात्मक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार है उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथानक को। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। पहला स्थिति विपर्य परिपेतेया, दूसरा है अभिज्ञान अनग्नोरिसिस। अभिज्ञान अनग्नोरिसिस। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है इसमें यदि मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए अनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है अनुपात। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को सामान्य से। अरस्तु का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभवतः अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथनों का उल्लेख किया है? 3, ऐतिहासिक, काल्पनिक और अनुश्रुतिक। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता कहा है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथानक है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, सुसंगति। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? दुखांतक को। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की है? अरस्तु ने। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह मत किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं: चरित्र, एथोस, भाव, पाथोस, कार्य व्यापार और प्राक्सिस। कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो मिमेसिस। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट है कलाकृति। कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र और कार्य व्यापार का आदर्शोत्कृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतक का सार है? अरस्तु।
प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य था, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने सत्य एवं सामान्य कहा है। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुत्तर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता कहा है। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंगिनुस के ग्रंथ पेरिसुस को सभी इतालवी विद्वान सेबेरतेल्लो ने 1554 में प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1652 ईस्वी में किया। लोंगिनुस का ग्रंथ पेरिहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंध है, तो भाषण शास्त्र से, रेटोरिक। पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुम्यूस और तेरोन्तियानुस नामक एक रोगी युवक को संबोधित है। पात्र की भाषा यूनानी ग्रीक है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लोंगिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया है, तो केकिलिउस ने। उदात्त अभ्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। कथन किसका है, लोंगिनुस का। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। लोंगिनुस ने उदात्त को सहज, नैसर्गिक और उत्पत्ति दोनों माना है। लोंगिनुस ने उदात्त के कितने अवरोधक माने हैं, 3। शब्दाडंबर, बलिशता, भावाडंबर। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं, 5। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, पहला। दूसरा है प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। विचार अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। भव्य शब्द योजना, उसमें शब्द चयन, बिंब, विषय तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। कथन किसका है, लोंगिनुस का। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के लिए अनिवार्य हैं, जबकि लोंगिनुस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव हैं और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लोंगिनुस में मौलिक मतभेद है। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकरण और वैशिष्ट है। लोंगिनुस के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। 1798 में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेड्स प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टीजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणापत्र माना जाता है। यह भूमिका डिफेंस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण
प्रकाशित हुए। पहला 1798 में, दूसरा 1800 में, तीसरा 1802 में और चौथा 1815 में। लिटकर वैलेट्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट है 1718 ईस्वी में काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। काव्य भाषा के संदर्भ वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा के कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण है छंद। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ। आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचना के मूल्यांकन के नियम निर्धारण कहीं अधिक लेखन सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। कथन किसका है? कॉलरिज का। कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है, उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो कॉलरिज ने। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कथन किसका है? कॉलरिज का। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कथन किसका है? कॉलरिज का। ए पोएट डज नॉट क्रिएट बट बिकम। कथन किसका है? कॉलरिज का। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज। फैंसी शब्द ग्रीक के फैतांसिया शब्द से उत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इगाजिनालियों से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना तथा फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? तो 2, मुख्य और गौड़ कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कॉलरिज के अनुसार कला विधायिनी कल्पना है? तो गौड़ कल्पना। नेक्स्ट है कॉलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप से में ग्रहण कराने वाली शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है, जो विरोधी या विंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। इन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतर की शक्ति कहा है। मुख्य और गौड़ कल्पना में अंतर। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौड़ कल्पना आश्रित है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण तथा संगठन करती है। इसके प्रतिकूल गौड़ कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंसी रम्य कल्पना की विशेषताएं हैं। फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मित मात्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसको उपयोज्य, समर्थ, स्थित तथा सुनिश्चित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर।
फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रख बिंबों में अतिरिक्त सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एक रूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और सहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। कल्पना अंतःप्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानता स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना की कार्यपद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्यपद्धति यांत्रिक है, अतः वह निर्जीव तथा असंगत है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की।